हमें वहाँ से पोटेंशियल थ्रेट हर वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का और भारत से जंग का रहेगा। अब उनके पास राफेल तैयारे आ गए हैं तो मेरा ख्याल है वो दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें अपनी एयरफोर्स को और मजबूत करना चाहिए। उनके तैयारों के मुकाबले के तैयारे हमें और ख़रीदने चाहिए, बनाने चाहिए। भारत जो है वो अगले 8 सालों में, 7 से 8 सालों में तकरीबन 130 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की। ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका ये रीन्यूअल प्रोजेक्ट है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने इंट्रो में देख ही लिया कि पाकिस्तानी डरे हुए इस समय कि भारत के पास में आज राफेल फाइटर जेट आ चुके हैं। तो मतलब जैसे कि पाकिस्तानी बोल रहा था कि हमें भी मतलब राफेल के मुकाबले में कोई फाइटर जेट मंगाने चाहिए। तो मतलब इनडायरेक्टली एक तरह से ये भी बोल गया ये बंदा कि हमारे पास राफेल के मुकाबले कोई फाइटर जेट नहीं है। सेकंड, जो आपने क्लिप देखी उसमें कमर्ची में बोल रहा है कि 130 बिलियन डॉलर भारत आने वाले सालों में अपनी मिलिट्री मॉडिफिकेशन के लिए खर्च करने वाला है। सेकंड, इनको डर लगा हुआ है दोस्तों का एयर स्ट्राइक का, कहीं भारत एक और एयर स्ट्राइक नहीं कर ले, क्योंकि जो मिराज 2000 से ही इतना मतलब इतनी तबाही की भारत ने, तो आज भारत के पास में राफेल फाइटर जेट हैं जिनका मुकाबला पाकिस्तान के पास में है नहीं। खैर, आप ये वीडियो देख लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोहरवर्दी साहब, मोना ने भी बात की कि मिस एडवेंचर भारत की जानिब से जो किया जाना है उसके लिए धमकियां तो जारी रहेंगी, धमकियां नहीं रुकेंगी। क्या जितनी आलमी सतह पर सुबकी हो चुकी है भारत की, क्या अब धमकियों का सिलसिला भी बंद नहीं हो जाना चाहिए? काफ़ी कुछ एक्सपोज हो चुका है, काफ़ी चीज़ें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि धमकियाँ नहीं हैं और हमें वहाँ से पोटेंशियल थ्रेट हर वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का और भारत से जंग का रहेगा। हमें उनको धमकियाँ समझ के इग्नोर नहीं कर सकते हम। और मैं समझता हूँ कि जो 2 साल पहले भारत के साथ हुआ है उसके बाद भारत का ये ख्याल है कि अगर उनके पास राफेल तैयारे होते तो वो उनके साथ ना होता। तो अब उनके पास राफेल तैयारे आ गए हैं तो मेरा ख्याल है वो दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अपना ये चाव भी वो उतारने की कोशिश करेंगे कि अगर राफेल तैयारे उनके पास हैं तो वो कुछ कर सकते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें अपनी एयरफोर्स को और मजबूत करना चाहिए। उनके तैयारों के मुकाबले के तैयारे हमें और ख़रीदने चाहिए, बनाने चाहिए, अपने दिफा को मजबूत करना चाहिए। हमने ठीक है एटम बम बनाया, वो एक डेटरेंस है, उसकी वजह से बड़ी जंग नहीं हो सकती। लेकिन इस तरह की भारत को जब पता है कि वो बड़ी जंग हमसे नहीं कर सकता तो वो अब शॉर्ट वॉर, जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक्स कहता है, उसकी तरफ उसकी स्ट्रेटजी है। और मैं नहीं समझता कि उसका कोई थ्रेट है। उसका बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि वो होगा, आइंदा भी होगा। ये आर्जी फेज़ है सीज़ फायर, क्योंकि भारत कश्मीर में अपने हालात ठीक करना चाहता है, वहाँ वो हिंदुओं को आबाद करना चाहता है, वहाँ पे वो अपने हिंदू जो कश्मीरियों से ज़मीनें ख़रीद कर वहाँ की रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है। तो इसलिए वो सीज़ फायर कर रहा है। 370 कहाँ ख़त्म करना है? हमें 5 साल बाद वहाँ लगेगा कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और मुसलमानों की कम है और वहाँ की सारी ज़मीनें और सब कुछ जो हैं वो टाटा और बिरलास के पास चली जाएंगी। जो उनका अगला पोटेंशियल है जी टूरिज़म के नाम पर, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो हिंदू इन्वेस्टमेंट हमें वहाँ नज़र आएगी। इसीलिए ये सीज़ फायर किया गया है। और उसके बाद मैं समझता हूँ जो ही ये फेज़ पूरा होगा भारत दोबारा, क्योंकि भारत अपना पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है उस पर से क्लेम ख़त्म करता है, ना हमारे साथ तनाज़ात ख़त्म करता है, ना फैटफ ख़त्म करता है, ना बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करता है। तो हम तो हालत जंग में हैं भारत के साथ। अगर हमारी LOC पे जंग नहीं हो रही तो हमारी बलूचिस्तान में हो रही है। अगर हमारी LOC पे सीज़ फायर है तो हमारी फैटफ में लड़ाई है, हमारी UN में लड़ाई है, माशी खारजी हर सतह पर हम भारत से लड़ रहे हैं। पोटेंशियल थ्रेट आपने कहा कि हर वक्त मौजूद रहेगा और हमें उसे डील करने के लिए स्ट्रेटजीज भी पहले से बनाना होंगी। भारत जो है वो अगले 8 सालों में, 7 से 8 सालों में तकरीबन 130 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए। जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका ये रीन्यूअल प्रोजेक्ट है।
और ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये उनका जाहिर बात विजन है, वो कह रहे हैं। और ये जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने अगले 8 सालों में ये लेके जाना है, इतना पैसा लगाना है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की वजह से। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्यों करना है वो भी डिस्कस करता हूँ, और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इसको जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस हवाले से। क्या हम इतना ही जैसे वेसल टू वेसल कंपटीशन कर सकते हैं, क्या हम गन टू गन कंपटीशन कर सकते हैं, या हम नहीं कर सकते, ये भी डिस्कस करते हैं। सारी बात है, पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो एक भारत जो है उसको उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो ये फैसला कर सकते हैं, वो फैसला ले सकते हैं कि हमें इतनी बड़ी जो एजिंग मिलिट्री है, जो एजिंग इक्विपमेंट है, बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, अब उसको मॉडर्नाइज भी तो करना है। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जितना वो ज्यादा एशिया पैसिफिक में आ रही है, फिर ट्रांस अटलांटिक क्वाड की बात हो रही है, तो भारत कैसे वो जब तक वो अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं करता तो आगे आएगा। 17 अरब डॉलर भारत का डिफेंस बजट है, और पाकिस्तान का तो सिर्फ 10 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते, लेकिन भारत जिन ममालिक के साथ बाकी कम्पीट कर रहा है उनके डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है। चाइना तो 70 अरब डॉलर का डिफेंस बजट लेके बैठा हुआ है। इसी तरह अमेरिका तो खैर उसका तो कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ 700-750 अरब डॉलर उनका डिफेंस बजट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिसेंटली ये जो पिछले साल जून में जो गलवान वैली पे वाकया हुआ, जिसमें 20 इंडियन फौजी मारे गए, चीन के 4 फौजी मारे गए, वो चीन ने तो भी बताए हैं खैर आके, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट तो है। लेकिन भारत ने समझा कि हमें पैसा लगाना चाहिए। उससे पहले भारत ने जब पाकिस्तान के साथ पिछले फरवरी में मामलात खराब हुए तो उन्होंने राफेल खरीद लिए। तो इसी तरह ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझी जा रही है कि जो इंडियन डिफेंस बजट है, जो खासकर 2021 है, और वो जो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो तकरीबन 19% इंक्रीज किया है उन्होंने इसको, और जिसे आप कह लें कि तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस तक वो लेके गए हैं। लेकिन आगे जाके जो इंपॉर्टेंट चीज आपके समझने की और बताने की है कि भारत जो है वो इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इस तरह है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़े बड़े जो जिसे हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जब उनको पता चल रहा है कि जी भारत अगले 7-8 साल में ये इतना पैसा लगाएगा, तो वो मक्खियों की तरह आगे इर्द गिर्द भारत के बैठेंगे और कहेंगे कि भाई देखो इस मुल्क ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करनी है, हम इसको क्या क्या दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो इंडियन एयरफोर्स है वो तकरीबन 114 मीडियम फाइटर्स खरीदना चाहती है। तो जो भी फिर कंपनियां हैं, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, तो ये सारे के सारे वो समझते हैं कि ये तकरीबन 25 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर जाके बैठ जाएं। और भारत के वो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हमें इस चीज को कैश इन करना चाहिए और वहां से ये पैसा निकालना चाहिए भारत से। तो ये एक इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। अदर देन कि वो क्या करते हैं उसके बाद में उसको क्या फायदा होगा इंडिया को, वो एक और पॉइंट रह जाता है। लेकिन जब ये फैसला होगा कि हमने ये पैसा लगाना है, तो बड़े बड़े ममालिक जो है उनके तेवर बदल जाएंगे भारत की तरफ कि भाई इस मुल्क ने इतने पैसे लगाने हैं, सो लिहाजा इनके साथ जो है वो ताल्लुकात की जो नोयत है वो बदली जाए। उसी के साथ अगर देखा जाए तो जिसे अगर इस एजिंग मिलिट्री मशीन को ठीक करना है, तो आप ये समझ लें कि भारत जो है वो तकरीबन 3% अपनी जो जीडीपी का है वो डिफेंस पे लगा रहा है। इवन कि अगर आप कहें कि यूरोप जैसे मुल्क जो है वो इतना नहीं लगा रहे, लेकिन बहुत से यूरोप के ममालिक नहीं लगा रहे, लेकिन भारत को पता है कि हमें हमारे जो, क्योंकि 2 फ्रंट वार की बात करते हैं जी, कि पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, 2 फ्रंट वॉर डिस्कस अक्सर होता है, तो वो उसमें जाहिर बात है वो जाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से वो उनको अपना एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़े नरेंद्र मोदी के दौर में। आगे देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिन्होंने अक्सर एमओयूज कहते हैं, जो हुए तकरीबन 201 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने रिसेंटली साइन किए हैं अपनी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, बाकी लोगों से कुछ चीजें लेने के लिए। और ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसकी एक स्ट्रेंथ भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, और ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ऊपर आएगा, क्योंकि जो प्राइवेट जो सेक्टर है पूरी दुनिया के, जो उन्होंने अपनी कंपनियां इंडिया में आके बना ली हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन वगैरह इंडिया में बैठे हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया एक क्रिटिकल मार्केट है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट में तो कॉन्फ्लिक्ट्स नीचे जा रहे हैं, और पाकिस्तान इंडिया जो है उनके मामला तो खराब हैं, और लेकिन इंडिया जो है वो चाइना का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो जाहिर बात है फिर वो फायदा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को होगा जो इस तरह के इक्विपमेंट रखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो लॉकहीड मार्टिन हो या बाकी कंपनियां हो, वो ज्वाइंट वेंचर करते हैं भारत के साथ, और वो जो ज्वाइंट वेंचर है
वो लीगल लोकल कंपनियों के साथ करते हैं, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, उसके साथ मिलके छोटे मोटे जॉइंट वेंचर कर लिए, ताकि इंटरनेशनल वो ये भी एक तासुर जो जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक रखा हुआ है कि जी हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया, जी हमने इंडिया में चीजें बनानी है, तो वो भी एक एडवांटेज उनको जाता है। और ये भी एक बात चल रही है मेक इन इंडिया में कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम हर साल जो तकरीबन $5 अरब की आर्म्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो $5 अरब की आर्म्स एक्सपोर्ट एनुअली है, तो इट मीन्स के वक्त के साथ साथ शायद वो बहुत सारी चीजें जो है वो खुद भी इस वक्त तो शायद वो तकरीबन 1.2-3 अरब डॉलर की आर्म्स